नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य में स्वागत है, जिसका उद्देश्य ही है विश्व का कल्याण हो। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की पूर्व पीठिका का अध्ययन करेंगे। हिंदी हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। कहाँ से आई है हिंदी? संस्कृत से आई है। जैसे हम आप सब अपने माँ के गर्भ से आए हैं, वैसे ही हिंदी भी संस्कृत से आई है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आप लोग सब ध्यान रखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग अपने जहाँ पे भी नोट्स बनाते हैं इसको इंक्लूड ज़रूर करिएगा कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहले हमारा आता है प्राचीन आर्य भाषा काल। ये कालों में विभाजित है। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले प्राचीन आर्य भाषा काल आता है, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा काल आता है और फिर आधुनिक कालीन आर्य भाषा काल आता है। तो जब हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं प्राचीन आर्य भाषा काल, देखिए इसका जो सन दिए हुए हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे भी सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन आर्य भाषा काल का समय हमें क्या दिया हुआ है? प्राचीन आर्य भाषा का काल हमें दिया हुआ है 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये याद रखिएगा, ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमें भ्रमित करने के लिए कितनी बार एग्जामिनर डिजिट सेम रखता है बट ईसा पूर्व और ईसवी में हमें कंफ्यूज कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि प्राचीन आर्य भाषा का समय क्या है? 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत दो भाषा आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय क्या होता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक का 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो इनका भी समय आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा आता है वैदिक संस्कृत। हम लोग वैदिक संस्कृत को अभी पढ़ के आए हैं। इनका समय क्या रहा है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसके अंतर्गत हमारे 4 वेद, उपनिषद, पुराण ये सब लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो वेदों की जो भाषा रही है वो हमारी संस्कृत ही रही है। और उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि, प्रकांड विद्वान, वहाँ जो जिन्होंने बहुत ही गहन रूप से साहित्य का अध्ययन किया था, तो वो सब किस भाषा में किया था? तो वो सब संस्कृत भाषा में किया था। तो आप लोग याद रखिए, वैदिक संस्कृत में 4 वेद लिखे गए हैं और मूलतः कौन से वेद को नहीं माना जाता है? तो वो हमारा अर्थवेद को हम लोग मतलब जो नहीं स्वीकारा जाता है। पुराण, उपनिषद, आर्य ग्रंथ सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ये सब आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत। देखिए लौकिक संस्कृत क्या होती है? लौकिक जो शब्द है मूलतः उसमें क्या है? लोक है। लोक मतलब जो जन सामान्य, जो हमारे समाज में प्रचलित भाषा का जो उपयोग होता था, संस्कृत होती थी, बट उसमें क्या होता था कि वो शुद्ध रूप में नहीं होती थी। जैसे हमारे जो अध्ययन करते थे, तो ये जन सामान्य में, जिसमें त्रुटियां भी होती थी, जिसमें व्याकरण का दृष्टिकोण से वो इतनी शुद्ध नहीं होती थी, लोग जन सामान्य में जो ऐसे ही चलती रहती थी, उसे हम लोग लौकिक संस्कृत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, जैसे प्राचीन आर्य भाषा काल था, अब हमारा आया है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। याद रखिएगा 1000 ईस्वी है। इसके अंतर्गत भी 3 भाषाएं आती हैं। ये स्लाइड अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आना ही आना होता है एग्जाम्स में। तो क्यों ये महत्वपूर्ण है? चलिए हम लोग बात करते हैं। 3 भाषा इसके अंतर्गत आती है। पहली होती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। देखिए जो हमारी पाली भाषा है इसको हम लोग प्रथम प्राकृत कहते हैं, और जो हमारी प्राकृत भाषा है जिसको हम लोग द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और तीसरी हमारी अपभ्रंश भाषा है जिसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शंस देके आपसे कहेंगे कि द्वितीय प्राकृत इनमें से कौन सी है। आपको पाली भी होगा ऑप्शन में, प्राकृत भी होगा, अपभ्रंश भी होगा और
कोई भी भाषा दे देंगे। फिर वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम प्राकृत पाली है, द्वितीय प्राकृत प्राकृत भाषा है, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश है, तभी आप उसका सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो इस स्लाइड को आप याद रखिएगा और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे आती है पाली। अब पाली भाषा का समय जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। तो पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। इसमें संपूर्ण बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य से तात्पर्य है जो हमारे सिद्ध रहे हैं, इनकी जो भाषा रही है वो पाली भाषा रही है। सिद्ध कौन? जैसे कि आपने जो बौद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, सबरपा, लुइपा, ये सब आपने नाम सुने होंगे, सरहपा, ये सब हमारे किस में आते हैं? सिद्धों में आते हैं। ठीक है। और ये जो पाली में जो हमारी पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है बौद्धों का, वो त्रिपिटक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक ग्रंथ है। इसके में कौन से, ये भी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम्स में कि ये त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक और सुत्त पिटक, ये 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से पूछा जाएगा कौन सा इसमें से त्रिपिटक ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारे त्रिपिटक ग्रंथ में विनय पिटक है, अभिधम्ब पिटक है, सुत्त पिटक है, और जो चौथा ऑप्शन नहीं है वही हमारा त्रिपिटक ग्रंथों में शामिल नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन करेंगे जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। सम्राट अशोक नाम आपने भी सुना होगा, बहुत बड़े हमारे सम्राट रहे हैं। इनके जो अधिकांश अभिलेख, क्योंकि उस समय हमारा टीवी मोबाइल का ज़माना नहीं था जिसमें हम कुछ भी अपने थॉट्स जो हम अपने ज़माने को हमारे समाज को पहुंचाना चाहते हैं, जो भी हम लेख लिख के उनको सत्मार्ग बताना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे उस समय प्रयोग में नहीं थी कि हम फ़ोन में सोशल मीडिया में एक टेक्स्ट डाला और वो पूरे में चला गया, ऐसा नहीं था। तो तब हम लोग को क्या करना पड़ता था? तो ये जो अभिलेख होते थे, ये शिलालेखों में इनको गुदवाया जाता था कि हमारे जो राही हैं, जो वहाँ से निकलते हैं जाते हैं, वो उससे पढ़ें, उससे प्रेरित हों। तो जो भी राजा महाराजा होते थे वो यही सब काम करते थे। तो आप याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में हमें अशोक के अधिकांश अभिलेख मिलते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अब आगे आते हैं कि जो जैन साहित्य, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था पाली में कि जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में मिलता है, वैसे ही हमारा जो जैन साहित्य है, शालिभद्र सूरी जो है हमारे, जो देवसेन की श्रावकाचार्य है, ये सब जो जैन साहित्य, ये किस में लिखा गया है? ये भी हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जैन प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। कितनी बार आपसे कोई रचना देके आपको पता होगा कि ये जैन की रचना है और आपसे उसकी भाषा पूछ ली जाएगी, या सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा कि जैन का संपूर्ण साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। अब हम लोग तीसरी भाषा जो हमारी आती है अपभ्रंश भाषा, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है, जिसमें कि ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है अपभ्रंश भाषा जिसका 500 से 750 ईस्वी है, और दूसरा है अवहट जो कि 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। तो इनका समय याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा क्या है? तो 500 ईस्वी से 750 ईस्वी, मैंने इसका समय बताया। अपभ्रंश का तात्पर्य है कि तद्भव, आपने बचपन में पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव। तत्सम को हम लोग संस्कृत नष्ट शब्द जो प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा में, तत्सम कहते हैं, वो शुद्ध रूप होता है, और तद्भव उसी का ही जो ट्रांसफॉर्म रूप जो हिंदी में हम अपनी बोलचाल की भाषाओं में यूज करते हैं, उसको दिन के कामों में हमारे व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उससे ही हम लोग तद्भव कहते हैं। तो अपभ्रंश में हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतलब आपको 4 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में 4 कूट दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये अपभ्रंश जो है
इसमें हम लोग तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा दे दिया जाएगा कि इसमें हम तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा साहित्य का नाम दे दिया जाएगा और इसको मतलब बिगड़ा हुआ काल कहते हैं। तो आपको इसमें से चूज करना होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं परीक्षाओं में, अब परीक्षा हमारी दिन प्रतिदिन स्पर्धा बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन वो टफ होता जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश में हम लोग तद्भव शब्द का प्रयोग होता था और तद्भव से तात्पर्य यहाँ पे यही है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब व्यवहारिक भाषाओं का प्रयोग होता था जो व्यवहार में हम वो लोग लाते थे। अपभ्रंश, अब जैसे कि मैंने पाली में आपको बताया कि उसमें बौद्ध साहित्य का लिखा गया था, प्राकृत में संपूर्ण जैन साहित्य लिखा गया था, तो वैसे ही अपभ्रंश में हमारा रासो साहित्य लिखा गया था। रासो साहित्य में भी आपने नाम सुने होंगे, बिसलदेव रासो जो है, पृथ्वीराज रासो है, तो ये सब हमारे यहाँ रासो साहित्य है। और इसको हम लोग बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। क्यों बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि व्यवहारिक भाषा में तो हम लोग कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो बिगड़ा हुआ रहता है। मतलब हम कोई उसमें व्याकरण नहीं देख रहे होते हैं कि हम देखना है क्रिया सही है कि हमारा कारक का सही प्रयोग हो रहा है, हम ये सब नहीं देखते व्यवहारिक भाषा में, इसीलिए इसे बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। अब आगे हमारा आता है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा जो है वो 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। अब देखिए अपभ्रंश 500 से 750 था, इसके बाद 750 से 1000, तो अपभ्रंश के जस्ट बाद की बात है, तो इसीलिए हम अवहट्ट को उत्तर अपभ्रंश भी कहते हैं क्योंकि ये अपभ्रंश के बाद का समय है। अवहट्ट को उत्तर अपभ्रंश भी कहते हैं। भोला शंकर व्यास जी ने इस काल को अवहट्ट बोला है। देखिए अब आप ये नाम याद रखिएगा भोला शंकर व्यास जी का। क्यों भोला शंकर व्यास जी का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अवहट्ट ये नाम किसने दिया है, जो अवहट्ट भाषा है इसको किसने प्रयोग किया है या किसने इस नाम को दिया है, तो भोला शंकर व्यास जी ने। अब इसमें मैंने आपको अभी अपभ्रंश में बताया था कि इसमें तत्सम का प्रयोग होता है, सॉरी मुझे माफ करिएगा, अपभ्रंश में मैंने आपको बताया था उसमें तद्भव शब्द का प्रयोग होता है। व्यवहारिक भाषा है वो बिगड़ी हुई है, बट यहाँ पे जो अवहट्ट भाषा है इसमें क्या है, ये श्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। इसका साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें हमें विद्यापति की रचनाएं भी मिलती हैं। इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये गलती से हो गई है, ना नहीं ये भी है। इस भाषा में विद्यापति की रचनाएं भी मिलती हैं, तो यहाँ पे आप इसको भी समझिएगा। ठीक है, फिर